हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म यानी एंजियोस्पर्म का संक्षिप्त विवरण। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म यानी एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण। देखिए, जो एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण है उसको 4 वैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर बांटा। तो आइए आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण किया। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बैंथम एवं हुकर ने एंजियोस्पर्म की वर्गीकरण की पद्धति को बताया। उन्होंने बताया अपनी बुक जेनरा प्लैंटेरम के अंतर्गत उन्होंने इसके वर्गीकरण को बताया और उसे 3 ग्रुप में बांटा। वो 3 समूह थे, डाइकोटिलीडन्स, दूसरा था जिम्नोस्पर्मी, तीसरा था मोनोकोटिलीडन्स। यानी डाइकोटिलीडन्स का मतलब द्विबीजपत्री पौधे, जिम्नोस्पर्मी का नग्नबीज पौधे और मोनोकोटिलीडन्स का एकबीजपत्री पौधे। ये तीनों ग्रुप को उन्होंने बैंथम एंड हुकर ने अपनी पुस्तक जेनरा प्लैंटेरम के अंतर्गत बताया। इसी के साथ उन्होंने इस वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ गुण यानी मेरिट और कुछ दोष यानी डीमेरिट के बारे में भी बताया। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि उसके मेरिट यानी गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए, इस वर्गीकरण के अंतर्गत अनेक गुण हैं, जिसमें सबसे पहला गुण यही है कि ये नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी ये प्राकृतिक वर्गीकरण है। प्राकृतिक वर्गीकरण से हमारा मतलब ये है कि जिसमें अधिकाधिक लक्षण जो आपस में प्राकृतिक संबंध रखते हैं। फिर देखिए, इन्होंने क्या कहा, जीनस सब जीनस यानी कि प्रत्येक वंश को सब जीनस यानी उपवंशों में विभाजित करके उनके लक्षणों का वर्णन किया तथा आइडेंटिफिकेशन यानी उनकी पहचान जाति के स्तर पर की। नेक्स्ट, उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे द्विबीजपत्री पौधे हैं वो द्विबीजपत्री के बाद हमारे एकबीजपत्रियों को रखा गया है। तो ये उन्होंने कुछ गुण बताए। अब हम देखेंगे उनके दोष के बारे में यानी डीमेरिट्स के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, जो बैंथम और हुकर थे उन्होंने जो दोष बताए वो सबसे पहला उन्होंने यही बताया कि फाइलोजेनेटिक्स यानी कि इस पद्धति कुलों के जाति वृत्ति संबंधों पर आधारित नहीं है। यानी ये जो पद्धति है कौन सी, बैंथम एवं हुकर की वर्गीकरण जो पद्धति है वो जाति वृत्ति संबंधों पर आधारित नहीं होती। नेक्स्ट, उन्होंने ये भी बताया कि जो मोनोकोटिलीडन्स हैं उनको सर्वाधिक रूप से विकसित माना गया है। नेक्स्ट, उन्होंने ये भी बताया कि जो मोनोकोटिलीडन्स में जो पैरेंट होते हैं यानी पैरेंट का मतलब होता है परिदल पुंज को महत्व नहीं दिया जाता। इसके बाद उन्होंने इसके दोष में ये भी बताया कि जो कुकुरबिटेसी कुल के पुष्प होते हैं उनके जो गैमोपेटैलस यानी जो दल होते हैं वो कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं। गैमोपेटैलस का मतलब होता है कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं तथा इसे पॉलीपिटेली के अंतर्गत रखा गया। तो बैंथम एवं हुकर ने जो वर्गीकरण दिया वो किसमें दिया, अपनी बुक में दिया। किसमें दिया, जेनरा प्लैंटेरम के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने इसको 3 समूहों में बांटा यानी 3 ग्रुप में बांटा। कौन कौन से, डाइकोटिलीडन्स, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडन्स। इन 3 ग्रुप में बांटा। 3 ग्रुप में बांटने के बाद उन्होंने उसके कुछ मेरिट और डीमेरिट के बारे में बताया यानी गुण और दोष। मेरिट गुण और डीमेरिट आपका दोष कहलाता है। मेरिट में उन्होंने बताया कि ये कैसा है, प्राकृतिक वर्गीकरण है। जीनस जो आपका वंश है उस उपवंशों में विभाजित होता है और इसकी पहचान जाति स्तर पर की जाती है।
डीमेरिट्स में भी बताया कि जो है ये फाइलोजेनेटिक्स पर आधारित नहीं है, और मोनोकोटिलीडन्स में पैरेंथ यानी परिदल पुंज जो होता है उसको महत्व इसमें नहीं दिया गया है। तो देखिए ये हमने पढ़ा सबसे पहले आपका बेंथम एवं हुकर वर्गीकरण पद्धति। आइए अब हम इसकी दूसरी पद्धति जानेंगे। वो दूसरी पद्धति है एंगलर तथा प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति। आइए देखते हैं इस पद्धति के अंतर्गत क्या है। देखिए जो हमारी एंगलर तथा प्रेंटल वर्गीकरण की पद्धति है उसमें क्या है कि जो है आपकी इस पद्धति के अंतर्गत एंगलर ने बताया, क्या बताया कि सबसे पहले ये बताया कि जो आपका उन्होंने अपनी पुस्तक दी, कौन सी पुस्तक दी उन्होंने डी नेचुरलेशन फ्लांस फार्मिंग, ये उन्होंने पुस्तक दी। और इसी के साथ में उन्होंने इसी पुस्तक के अंतर्गत बताया कि जो पौधे होते हैं उसमें जो आप भेद स्पष्ट करते हैं वो कौन से भेद होते हैं, एडवांस लक्षणों के आधार पर। एडवांस लक्षणों के आधार पर आप उनमें भेद को उत्पन्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो हमारी एक बीजपत्री है यानी एक बीजपत्री पौधे जो द्विबीजपत्री पौधों से अधिक उन्नत होते हैं, यानी एक बीज से अधिक उन्नत पौधे कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे। इतना बताने के बाद उन्होंने इसके गुण और दोष को बताया। गुण में क्या बताया, यानी मेरिट में उन्होंने ये बताया कि इसका जो इस पद्धति यानी इस वर्गीकरण का जो विकास होता है वो किसके आधार पर होता है, जातिगत वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर होता है। अतः प्रकृति के विकास को समझा गया, यानी प्रकृति के विकास को बताया गया। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि जो द्विबीजपत्री वर्ग के कुल में जो विकास प्रदर्शित होता है, द्विबीजपत्री के कुल में जो है विकास जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया डीमेरिट्स को यानी दोष को। दोष में उन्होंने आपका ये बताया कि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं वो द्विबीजपत्री पौधों के पहले इसमें रखे जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि जो भी आधुनिक जातिगत वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए यह प्रणाली मान्य नहीं है, यानी जो जाति के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं वो इस प्रणाली के रूप में मान्य नहीं होती है। तो देखिए ये पद्धति जो क्लासिफिकेशन आपका दिया एंगलर तथा प्रेंटल ने दिया, उन्होंने आपको जो है मेरिट्स भी बताए, डीमेरिट्स भी बताए। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन का तीसरा भाग यानी हॉचिंसन की वर्गीकरण पद्धति। आइए देखते हैं। देखिए जो हमारे हॉचिंसन थे उन्होंने जो वर्गीकरण पद्धति बताया, उन्होंने क्या बताया कि जो डेवलपमेंट होता है यानी जो पौधे का विकास होता है वो कैसा होता है, ऊर्ध्वमुखी यानी अपवर्ड तथा अधोमुखी यानी डाउनवर्ड, यानी जो है आपका ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड, ये दोनों ही दिशाओं में आपका पौधे का विकास होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया रेट्रोगेसिव। देखिए रेट्रोगेसिव क्या होता है कि पौधे के सभी अंगों का विकास कैसा होता है, पौधे के सभी अंगों का विकास तो होता है लेकिन वो विकास एक ही समय में नहीं होता है। और इसका मतलब ये है कि किसी समय पर एक अंग का विकास होगा और किसी समय पर दूसरे अंग का विकास होगा, एक साथ उसका विकास नहीं होगा। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया आपका कॉन्सिस्टेंट, यानी जो विकास होता है वो कैसा होता है, समरूप होता है, यानी किसी एक अंग में प्रगामी होगा और यानी सबसे पहले एक अंग होगा, उसके बाद दूसरा जब विकास होने पर वह अंत तक उसी दिशा में होगा, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड, ये एक ही दिशा में उसका विकास होता है। नेक्स्ट उन्होंने चौथी पद्धति की हम बात करेंगे। जो हमारी देखिए चौथी पद्धति है, वो चौथी पद्धति कौन सी है, वो पद्धति हमारी है कॉर्निक्वेस्ट की। कॉर्निक्वेस्ट की पद्धति के आधार पर उन्होंने अपनी पद्धति में बताया, क्या बताया कि जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, श्रब होते हैं। श्रब मीन्स झाड़ीनुमा होते हैं।
उनकी लीफ यानी उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, सरल होती हैं यानी सिंपल होती हैं। उसके वैस्कुलर बंडल जो होते हैं यानी संवहन ऊतक वो कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो एक लिंगी पुष्प की उत्पत्ति द्विलिंगी पुष्पों से होती है, यानी एक लिंगी जो पुष्प उत्पन्न होता है वो किससे उत्पन्न होगा, द्विलिंगी पुष्प से उत्पन्न होगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया ट्रैकेट्स के बारे में कि जो ट्रैकेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं तथा पतले होते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए जो एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन था वो हमारा 4 भाग में उस पद्धति को बांटा गया। वो 4 पद्धति कौन सी थी, पहली हमारी बेंथम एवं हुकर की पद्धति थी, दूसरी हमारी एंगलर तथा पेंट्रल की वर्गीकरण पद्धति थी, और तीसरी हमारी हॉचिंसन की वर्गीकरण पद्धति थी, और चौथी पद्धति थी हमारी कॉन्वेगस की पद्धति। ये चारों पद्धति के आधार पर हमारा आवृतबीजियों के वर्गीकरण की संक्षिप्त रूप से इसकी विवेचना करी गई, जिसके अंतर्गत हमने देखा कुछ गुणों के बारे में, कुछ दोषों के बारे में, उसी के आधार पर हमने इन चारों की पद्धति को बताया। आज का टॉपिक आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम फैमिली से स्टार्ट करेंगे। तो कल हम अपनी सबसे पहली फैमिली पढ़ेंगे, फैमिली मालवे से। थैंक यू।